जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11 के हिंदी के छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि हिंदी जो है आप लोग का दो को होता है। एक होता है आपका हिंदी कोर, एक होता है आपका हिंदी इलेक्टिव। अभी जो आप देख रहे हैं ये हिंदी कोर है। इसके बाद इसी वीडियो में आप लोग आगे चल के देखेंगे हिंदी इलेक्टिव को भी। यानी ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। अगर आपका हिंदी कोर है तो आप स्टार्टिंग से देखोगे, अगर आपका हिंदी इलेक्टिव है तो वीडियो को थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हो। आपको ऊपर में टाइमिंग दिख रहा होगा, उतने टाइमिंग पर आपका हिंदी इलेक्टिव भी चालू हो जाएगा। यानी एक ही वीडियो में दोनों वीडियो आप लोग को मिल रहा है। तो आप लोग बढ़िया से एग्जाम का तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ग्रुप का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कबीर कौन से काल के संत कवि थे। तो कौन से काल के थे ये आपको बताना है। आदि काल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के थे, आधुनिक काल के थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भक्ति काल, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे। अब ये जो कबीर थे वो कौन सी काव्य धारा के कवि थे। शगुन थे, रीतिबद्ध थे, रीतिमुक्त थे या फिर निर्गुण थे। तो ऑप्शन नंबर घ यानी कि निर्गुण भक्ति के कवि थे। अगले सवाल पे आते हैं कि कबीर की प्रतिनिधि रचना का क्या नाम था। आखिरी कलाम, बीजक, पद्मावस या फिर मधु मालती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, बीजक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में बोला गया कि कबीर की काव्य की भाषा क्या थी। तो कबीर की जो काव्य की जो भाषा थी वो थी आपका ऑप्शन नंबर घ, सदुकड़ी भाषा थी। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कबीर का जन्म कहाँ पर माना जाता है। तो कबीर का जो जन्म माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, तो मगहर में माना जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि कबीर दास किस परंपरा के कवि थे। ठीक है, तो कबीर दास जी जो थे वो आपके संत परंपरा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका कि कबीर के माता पिता का नाम क्या था। तो कबीर के जो माता पिता थे उनका नाम था आपका नीमा और नीरू। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो मगहर में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर जयपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मगहर में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि कबीर किस शाखा के कवि थे। कबीर जो थे वो कौन सी शाखा के कवि थे आपको बताने हैं। तो ये जो थे आपका ज्ञान श्रेय शाखा के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है। तो कबीर के पदों का जो संग्रह है वो मिलेगा आपको बीजक में। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर के जो गुरु थे उनका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ख। अगले सवाल पे आता है कि रामायणी की रचना है। अब ये जो रामायणी है वो किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ग, कबीर की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, कबीर की रचना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कबीर दास की रचना बीजक का संकलन किसने किया। तो कबीर दास की रचना बीजक का जो संकलन किया था वो धर्मदास ने किया था। ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि गुमाना शब्द का अर्थ क्या है। तो गुमाना शब्द का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, अहंकार। गुमाना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। कबीर दास की पत्नी का क्या नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कबीर दास की जो पत्नी का नाम था वो था लोई। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह रहा है आपसे कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, किसका कहना था। तो ये जो कहना था आपका ऑप्शन नंबर ग, कबीर का कहना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कबीर दास को किस तालाब के किनारे पाया गया था। तो कबीर दास को जो तालाब के किनारे पाया गया था वो तालाब था आपका लहर तारा तालाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे, मासी कागज छियो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यह पंक्ति किस संत के कवि की है। तो यह पंक्ति जो है वो किस संत के कवि की है। तो ऑप्शन नंबर घ, कबीर दास की है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा था। ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, आचार्य रामानंद शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी कोर। अब हम लोग करेंगे हिंदी इलेक्टिव।
अब हम लोग करने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव के कुछ ऐसे सवाल जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ईदगाह की कौन सी विद्या है। ईदगाह जो है आपका वो कौन सी विद्या है आपको बताना है। तो ये एक कहानी है। ईदगाह क्या है, एक कहानी है, याद रखना है सभी को। ईदगाह पाठ का लेखक कौन है। तो ईदगाह पाठ जो आपका आया है उसका लेखक का नाम बताना है। तो इसका लेखक हो जाएगा आपका प्रेमचंद। ईदगाह पाठ को किसने लिखा था, प्रेमचंद ने लिखा था। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो आपको बताना है। तो प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था आपका धनपत राय। ये काफ़ी फेमस सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़कर जाना है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। यानी कि जब वो उर्दू में लिखते थे तो उनका क्या नाम वहाँ पे शो होता था। तो वो नाम था आपका नवाब राय। किस नाम से लिखा करते थे, तो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। अगले सवाल पे आते हैं कि प्रेमचंद की सभी कहानियों किस पुस्तक में संग्रहित है। तो प्रेमचंद की जो सभी कहानियाँ हैं वो मानसरोवर में संग्रहित है 1 से 8 तक में, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो कौन से त्यौहार को आधार बनाया गया था, ईद का त्यौहार को मनाया गया था आधार। माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद के परवरिश कौन करता था। तो हामिद की जो परवरिश करता था वो उसका दादी। कौन करता था, दादी, ठीक है। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या था। तो हामिद की यहाँ पे जो दादी का नाम था वो अमीना था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या था। तो ईदगाह कहानी में जो हामिद का पिता था वो था आपका आबिद। कौन था, आबिद था। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए थे। तो हामिद के पिता गत वर्ष एक हैजा नाम का जो बीमारी होता है उसका भेंट चढ़ गया था। हामिद की दादी अमीना ईदगाह के मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है। तो हामिद को वो जो देती है 3 पैसे देती है। कितने पैसे देती है, 3 पैसे देती है। रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आता है आपको बताना है। तो रमज़ान के 30 दिनों के बाद क्या आता है, ईद आता है। फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे। तो फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को 8 आने मिले थे। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी। तो हामिद के गांव से ईदगाह की जो दूरी थी वो दूरी आपका था 3 कोस की दूरी थी। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। मोहसिन के पास कितने पैसे थे वो आपको बतानी है। तो मोहसिन के पास जो पैसे थे वो 15 पैसे थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। महमूद के पास कितने पैसे थे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महमूद के पास जो पैसे थे वो आपका 12 पैसे थे, ये याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे। तो किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे ये आपको बतानी है। तो ये जो थे आपका मोहसिन के मामा थे। अगले सवाल पे आते हैं कि मोहसिन के मामू का वेतन कितना था। अब मोहसिन के मामू का जो तनख्वाह था वो था 20 रुपया। मोहसिन के मामू घर कितना पैसा भेजते थे। तो मोहसिन के मामू जो घर पैसा भेजते थे ये भेजते थे 50 रुपया। अब यहीं पे बच्चों को डाउट हो रही थी कि एक बात बताइए भैया कि जब वो 20 पैसा कमाता था तो वो 50 रुपये कैसे भेजता। तो देखो बाबू इसका तो पूरा कहानी अब पढ़ना होगा, ठीक है, कि मामला क्या हुआ। यहाँ पर पैसा भेजता था हर महीना, अगर बोलता ना तो फिर 20 से कम हो जाता, क्योंकि 20 कमाया तो 20 तो दे नहीं सकता, कुछ अपना खर्चा के लिए रख सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कितने पैसे घर भेजता था, कब भेजता था, कितने दिन पर भेजता था, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके आंसर में आपको 50 दिया गया है, इसलिए हम 50 बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप आगे देख लेना, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह की कहानी में ये वाक्य किस पात्र ने कहा था। तो ये वाक्य जो कहा था मोहसिन ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। मेले में चरखी पर 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था। तो एक चक्कर में 25, एक पैसे में 25 चक्कर घूमने को मिलता था। अगला सवाल है आपका कि महमूद कौन सा खिलौना लेता है। तो महमूद जो खिलौना लेता है वो खिलौना था आपका सिपाही, ठीक है। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है। तो मोहसिन जो खिलौना लेता है वहाँ पर ये खिलौना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, भिश्ती। कौन सा खिलौना लेता है, तो भिश्ती लेता है। महमूद के पिता ने महमूद को मेले में क्या खाने को दिया। तो मेले में जो खाने को दिया वो केला दिया। दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया था। दुकानदार ने चिमटे का जो दाम बताया 6 पैसे बताया। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये था हमारा हिंदी इलेक्टिव। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना ज़िला का नाम अगर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो हमें ये पता चल सकेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अपना ढेर सारा प्यार हमें दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।